नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन सुबह 9 बजे हम बात करते हैं कहानियों पर। अब ये सिलसिला है प्रेमचंद की कहानियों का, इसलिए इस बार फिर से हम एक प्रेमचंद की कहानी लेकर के आए हैं, पंच परमेश्वर। और हमारे साथ हर सप्ताह की तरह है प्रफुल्ल कोलख्यान, कहानी विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप जो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हर गुरुवार कहानी का इंतजार रहता है, उनका भी स्वागत है। नए साथी जो हैं उनका भी स्वागत है। प्रफुल्ल भाई, आज हम प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर पर बात करेंगे। और पंच परमेश्वर के बारे में जो मैं पढ़ रहा था उसमें उन्होंने 1916 ईस्वी में ये कहानी लिखी थी और पहली बार सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कहते हैं कि इसका पहले नाम जो प्रेमचंद जी ने रखा था वो पंचायत नाम था, लेकिन इसका नाम बदल दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने कहा पंचायत सही नहीं है, इसका सही नाम होगा पंच परमेश्वर। और पंच परमेश्वर इसका नाम हो गया। हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी है प्रफुल्ल भाई। मुझे याद है, मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तब ये कहानी पढ़ी थी। तब भी मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी थी और आज भी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, इसमें दरअसल कहानी है, दो दोस्तों की कहानी है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों गहरे दोस्त थे और इनकी दोस्ती में दरार पड़ जाती है। खाला है एक जुम्मन मियाँ के। जुम्मन मियाँ के खाला जो है, खाला के परिवार में कोई था नहीं। खाला इनके अपने घर ले आते हैं ये जुम्मन मियाँ, और खाला के नाम जो प्रॉपर्टी थी वो अपने पर नाम प्रॉपर्टी करवाने के लिए खूब जो है व्यवहार करते हैं बढ़िया उनके साथ। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाती है, उनका व्यवहार बदलने लगता है खाला के प्रति। और फिर खाला जो है कहती है कि पंचायत करूंगी। वो कहते हैं पंचायत में जाओ, चूंकि उनको लग रहा था कि जुम्मन मियाँ बड़े चर्चित परिचित व्यक्ति थे इलाके के, कौन उनका क्या बिगाड़ लेगा, कौन उनके खिलाफ बोलेगा। खाला जो है गांव में, इस गांव से उस गांव, इस घर से उस घर, पंचायत के लिए दौड़ी कि आओ मेरी पंचायती कर दो। बहुत सारे लोग तैयार नहीं हुए, चूंकि जुम्मन शेख से कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता था। और आखिरकार ऐसी स्थिति बैठती है कि वो जाती हैं, जो जुम्मन शेख के जो मित्र हैं अलगू चौधरी, उनके घर भी जाती है और उनसे कहती है। और उसमें सबसे बढ़िया जो लाइन है वो कहती है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे बेटा। ये बहुत चर्चित लाइन है। ये जो है अलगू चौधरी को बड़ा कचोटता है। खैर, पंचायत बैठती है और पंचायत में जो है अलगू चौधरी ही पंच बनाए जाते हैं। और जुम्मन मियाँ बड़ा खुश होते हैं कि अच्छा, ही तो हमारा दोस्ती है, अब तो हमारे हक में ही फैसला होगा। लेकिन तमाम जिरह के बाद जब फैसला आता है तो जुम्मन मियाँ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो फैसला देते हैं कि खाला को जो है या तो आप हर्जाना दीजिए या फिर इनको जो है भोजन कराइए। और खाला की जीत होती है और इस बात से चिढ़ जाते हैं जुम्मन मियाँ। और उसके बाद देखिए, बड़ा अच्छा प्रेमचंद जी ने लिखा है। अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। वह उन्हें यह नीति संगत मालूम होता कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बा नामा, यानी जो करारनामा था, वो रद्द समझा जाएगा। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। उनको अपने मित्र पे बड़ा भरोसा था। और उसके बाद जो है एक ऐसा समय आया कि जो अलगू चौधरी भी फंस गए। अलगू चौधरी के पास जो है एक बैल था जो मर गया। उनको संदेह हुआ कि जरूर जुम्मन मियाँ ने ही कुछ गड़बड़ी की है, लेकिन क्या कर सकते थे, कोई सबूत नहीं था। और उसके बाद दूसरे बैल को उन्होंने समझू साहू को बेचा। लेकिन समझू साहू जो है बढ़िया बैल देखा तो उसको पूरा पैसा नहीं दिया था, और बैल को, लदनी बैल था तो वो जोत दिया। रोज जो है कई खेप लगाते थे। और बेचारा बैल जो है उनके
समझू साहू के की जिद को जो है बहुत देर तक नहीं संभाल सका और एक दिन वो गिर गया और मर गया। उसके बाद समझू साहू हैं, वो कहते हैं कि हम पैसा नहीं देने वाले हैं, हम तुमने खराब बैल दिया था। और पंचायत बैठती है और पंचायत में फिर जो है जुम्मन मियाँ सरपंच चुने जाते हैं। अलगू चौधरी को लगता है कि ये तो बदला लेगा, ये हम फंस गए। लेकिन जब तमाम बहस हुई और फैसला सुनाया जुम्मन मियाँ ने, और जुम्मन मियाँ ने जो फैसला सुनाया उससे बड़ा अच्छा लिखा है प्रफुल्ल भाई, प्रेमचंद जी ने, कि जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। इससे अलगू चौधरी जो है बचना चाह रहे थे, लेकिन जब सरपंच बना दिए गए तो इनके मन में भी वैसा ही आया और उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी नहीं टलना चाहिए। और उसके बाद जो है फैसला सुनाते हैं जब, तो वो कहते हैं कि अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल खरीदा उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए हो जाते तो आज समझू उससे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया, उसके दाने चोर का कोई प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्रा बोल उठे, समझू ने बैल को जानबूझ करके मारा है और इसके लिए उसको दंड मिलना चाहिए। जुम्मन बोले, ये दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, ये अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, ये रियायत करे तो उनकी भनमन से। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। बड़ा बढ़िया इसका शुरुआत जो की है, ये प्रेमचंद की खासियत में बार बार जिक्र करता हूँ। ये तो कहानी मैंने संक्षेप में सुना दी, चूंकि बहुत लंबा हो जाता है, तो कहानी बहुत चर्चित है, परिचित है, उन्हें पढ़ी है जी। इसलिए। लेकिन जो इसकी शुरुआत है, प्रफुल्ल भाई, मैं बड़ा मुतासिर हूँ जिस तरह से वो दोनों दोस्त है, इसको कैसे देखिए एस्टैब्लिश किया है, कि पहले दोस्ती एस्टैब्लिश की। और वो कहते हैं कि जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, पहली लाइन लिखते हैं। और कैसे थी वो बता रहे हैं पूरा, कि साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था, एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए गए थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खाना पाना का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। तो ये बड़ा बढ़िया जिक्र है। उसके बाद खाला का भी उन्होंने परिचय दिया है, खाली इंट्रोडक्शन में जिक्र कर देता हूँ कि खाला का भी उन्होंने देखिए परिचय दिया है, कि जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, उसके पास कुछ मिल्कियत थी, थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख में निठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी, बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर का दिए, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब गांव मोल ले लिए होते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। और जुम्मन ने फिर, तो ये इंट्रोडक्शन भी जो इतना बढ़िया करते हैं, किया है प्रेमचंद ने, कि मन मुग्ध हो जाता है। जी प्रफुल्ल भाई, क्या कहेंगे कहानी के जी बारे में? नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को, आपको भी। देखिए, प्रेमचंद की कहानी को पढ़ते समय, उसको समझते समय हमें दो चीजें एक साथ मिलती हैं, और वो है रस और ज्ञान। रस और ज्ञान दोनों एक साथ मिलता है। देखिए, जब साधारण पाठक पढ़ता है तो उसके लिए रस का आकर्षण होता है, उसको रस चाहिए, कहानी में एक तरह का मजा, एक तरह का आनंद उसे चाहिए होता है, लेकिन उस पर ज्ञान भी होता है। देखिए, प्रेमचंद पहले ही वाक्य में क्या है
प्रेमचंद ने किस खूबसूरती से चीजों को बदल गया, सामान्य रूप से किसी का ध्यान इधर जाएगा नहीं। वो क्या कहते हैं कि उन्होंने खान पान का व्यवहार था, न धर्म का न था, केवल विचार मिलते थे, है ना। लेकिन ऊपर में जितना विवरण दिया गया है वो विचार के मिलने का नहीं है, वो है हितों के साझापन का, स्वार्थ के साझापन का। खेती बाड़ी साथ थी, आर्थिक गतिविधियां साथ थी, तो खान पान का व्यवहार न भी हो, तो अगर हित साझा है, हित बोध अगर एक दूसरे से जोड़ता है तो यह महत्वपूर्ण होता है। और मित्रता का आधार इस हितबोध की एकता में है। मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आज के मैनेजमेंट में जो पढ़ाया जाता है उसको उस समय में प्रेमचंद ने अपने ढंग से उसको लिखा था कि सर्विंग ऑफ इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में किसी चीज को प्रबंधित करने में, रिश्तों की बनावट में जो रुचि है, जो हित है, हित के संपोषण का क्या महत्व होता है। बहरहाल यह कहानी आपने ऐसा बताया 1915 में लिखी गई थी, उसी आसपास में। इसका एक तो वक्तव्य यह है कि जो आपने कहा कि पंचायत, दूसरा है कि इसका शीर्षक शायद पंचों में ईश्वर भी रखा गया था। तो पंचों में ईश्वर भी रखा गया तो वो फिर इसको पंच परमेश्वर द्विवेदी जी ने कर दिया। और प्रेमचंद लिखते हैं द्विवेदी जी के निधन में 1935 के किसी महीने में जागरण में उनको श्रद्धांजलि देते हुए द्विवेदी जी की प्रशंसा करते हैं, उसमें इस बात की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि इसमें एक नई चमक पैदा हो गई। पंचों में ईश्वर या पंचायत से जब वो पंच परमेश्वर आ गया तो वो चीजें उसमें नई चमक पैदा हो गई, वो एकदम बहुत आकर्षक हो गई। कई जगह, हालांकि प्रेमचंद ने इसकी चर्चा वहां नहीं की है, लेकिन कई जगह ये बात है कि अगर आप सरस्वती की फाइल को और इस कहानी की और कई अन्य रचनाओं की फाइल को भी मिला करके देखेंगे, यानी कि जो उनको भेजी गई थी प्रेस कॉपी, आप समझते हैं, प्रेस कॉपी और पांडुलिपि दोनों को मिला करके देखेंगे तो पता चलेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहाँ कहाँ अपनी कलम चलाई थी और किस प्रकार से रचना में निखार आया था। बहरहाल हमारे पास जो रचना होती है, रचना पर ही हम बात करते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जैसा कि पहले ही मैंने कहा है कि प्रेमचंद को पढ़ना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पढ़ना है, उस समय के बनते हुए कम से कम उत्तर भारत के समाज को पढ़ना है। प्रेमचंद इसलिए भी जरूरी साहित्यकार है, महान कितने हैं ये तो पाठक तय कर दिए हैं, पाठक ने तय कर दिया, लेकिन जरूरी कितने हैं ये हम लोगों को समझना होगा। इसकी हमें उसी की तलाश हम करते हैं यहाँ। तो क्या था 1900 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था वो, और गांधी जी अभी अभी आए थे यहाँ पर। अब इतिहास की विडंबना देखिए कि जो नैतिक प्रश्न या न्यायिक प्रश्न पंच परमेश्वर के सामने है, यही न्यायिक प्रश्न 1915 का 30 साल के बाद, 32 साल के बाद भारत के राजनेताओं के पास था। और जिस प्रश्न पर गांधी जी का रुख अलगू चौधरी की तरह हुआ और गांधी की हत्या हुई, प्रकरण क्या है? प्रकरण यह है कि जब देश के विभाजन की बात हुई तो यह कहा गया कि कांग्रेस को ये कहा गया कि भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपये देगा। 20 करोड़ रुपये उसी समय में दे दिए गए, 55 करोड़ रुपया बाकी था जिसे बाद में देना था। और ये सितंबर में शायद हुआ था और दिसंबर में कबीलाई आक्रमण हो गया। तो भारत के लोगों ने, भारत के नेताओं ने ये मन बनाया कि नहीं, ये पैसा तब तक नहीं देंगे जब तक वहां पर कश्मीरी कबायलियों के साथ मिलकर के पाकिस्तान ने जो खुरापात किया है इसको न रोके या उसका कोई प्रत्यावर्तन न हो। लेकिन गांधी जी ने इस बात को नहीं माना। गांधी जी ने कहा कि नहीं, अगर सही बात तो ये है कि अगर पैसा देना होता उसी समय तुम दे दिए होते तुम लोगों ने, तो चुक गया होता तो आज यह बात नहीं होती। तो उस समय जब एक बात थी कि दिया हुआ माना गया, तो अब उसको मानना होगा कि आप उसको पैसा देना होगा। और इसी से जैसे जब सरकार नहीं मान रही थी तो गांधी जी ने इसके लिए अनशन कर दिया और अनशन कर दिया। अब देखिए, गांधी जी को ब्रिटिश शासन के समक्ष तो अनशन करना ही पड़ता था, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए कांग्रेस सरकार के पास, नेहरू जी के प्रधानमंत्री के पास भी अनशन करनी पड़ी। और अनशन करके उन्होंने कहा कि
आप इसको पैसा उनको पाकिस्तान को पहुंचाइए, और क्योंकि इससे पूरी दुनिया में एक नवस्वतंत्र राष्ट्र के वचनदेता जो वचनबद्धता है उस पर, उसकी साख पर असर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। तो उन्होंने अनशन कर दिया। विडंबना देखिए कि अंग्रेजों के समक्ष भी अनशन और स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष भी अनशन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों और जो हिंदूवादी राजनीति उसमें भी थी, उनको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे इस बात के कायल थे कि क्यों पाकिस्तान को क्यों दिया जाए पैसा, फूटी कौड़ी नहीं देंगे, आदि आदि। पहले भी दे करके इन्होंने गलती की है। लेकिन गांधी जी के अनशन के बाद सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने यह फैसला किया कि उनको पैसा वापस कर देंगे। इस बात से बहुत खफा हो गए थे गोडसे और तमाम हिंदूवादी राजनीति जो थी, उनकी तमाम तरह की चीजें। हालांकि 1945 में ही अग्रणी पत्रिका नाम था उनका, जिसका संपादक थे आपको गोडसे, और जो थे आपका सावरकर, ये उसमें थे। उन्होंने एक 10 मुखी फोटो बनाई थी जिसमें गांधी जी को केंद्र में रखा गया था, बाकी उसमें पटेल भी थे, नेहरू जी भी थे, और रावण का चित्र बनाया गया था, हरेंद्र बाबू थे, और बहुत सारे लोग थे। इसको उन्होंने वहां से तीर मार रहे थे ये लोग। तो उनके निधन का, उनकी हत्या का इरादा तो इनको पहले से था। वो स्वाभाविक मृत्यु हो जाए या निधन हो जाए, किसी तरह उनको, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि रिमोट करना या टर्मिनेट करना, टर्मिनेशन की, मर्डर नहीं, इसको टर्मिनेट करने की इच्छा तो उन लोगों के मन में शुरू से थी। लेकिन गांधी जी की इस हड़ताल ने उनकी इस इच्छा को बहुत जबरदस्त बल दिया, और उनका कहना था कि भाई आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं इस तरह से भावनात्मक अपील के माध्यम से, और खास करके चूंकि मुस्लिम का मामला था, पाकिस्तान का मामला था, इसलिए। और उनको लगा कि नहीं, तो गांधी जी की उन्होंने अपने इसमें लिखा भी है, मैंने गांधी को क्यों मारा, उसमें आप देखेंगे इसका जिक्र आप पाएंगे कि तात्कालिक कारण एक यह भी था। तो इस कहानी में जिस ढंग का अंत होता है कि अलगू चौधरी, एक कहानी में समस्या तो सेम है लेकिन समाधान अलग अलग है, और वो समाधान प्रेमचंद के रचना दृष्टि से सरस्वती के फाइल को अगर मिलाइएगा, कोई शोधार्थी मिलाएगा, तो वह बताया कि प्रेमचंद ने उसका समाधान क्या किया था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहानी को मनोरंजक और अच्छी बनाने के दृष्टिकोण से संपादकीय से उनके असर के बाद क्या असर हुआ था। बहरहाल हमारे पास तो जो कहानी प्रेमचंद के रहते उनके नाम से छपी थी, वो कहानी यही है, और यही है। तो इसमें जो समाधान है वह समाधान वास्तव में हुआ नहीं, क्योंकि गांधी हत्या का वह कारण बना। और इस कहानी में रोचकता बहुत है, हर बात पर इसे हिब्बा करना। अब हिब्बा करना सामान्यतः आजकल हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। प्रेमचंद चूंकि उर्दू से आए थे तो प्रेमचंद को जानते थे। हिब्बा बोलते हैं कि हमारे बाद जब इसका ये संपत्ति इसकी हो जाएगी, ये घोषित करना, दान पत्र, वसीयत लिखना या बिल बनाना। हाँ, वसीयत लिखना या बिल बनाना, लेकिन उर्दू में अधिक व्यापकता है इसमें, मैं ये कह रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा था। अच्छा, मित्रता के बारे में भी प्रेमचंद ने कहा कि मित्रता के हमारे यहाँ कई सारे उदाहरण हैं। एक तो रामचरितमानस में है, 2 उदाहरण है रामचरितमानस में। एक तो ये है कि उन्होंने जो तुलसीदास ने कहा है राम और सुग्रीव की मैत्री पर, बड़ा प्रसिद्ध है। तो एक तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तान तिन्न बिलोकत पातक भारी। तो एक तो वो है। लेकिन उसी रामचरितमानस तुलसीदास ने यह भी कहा है कि मित्र कौन है, तो देत लेत मन संक न धरई, देत लेत मन संक न धरई, क्या बल अनुमान सदा हित करे, कि अपने जितनी भी ताकत है, उसकी जितनी भी ताकत है, दोनों को मिला करके संयोग से और हित करे, सब कुछ लुटा दे, ये मित्रता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर वो बताते हैं कि इनमें सो साझा था, सब कुछ था, खान पान नहीं था, धर्म नहीं था, धर्म का कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन फिर भी इनका रिश्ता मित्रता का था और वो काफी महत्वपूर्ण था। तो उन्होंने लिखा। अच्छा, अलगू चौधरी के जो पिताजी थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में तो गहरी मित्रता थी और इसका वर्णन उन्होंने किया है। लेकिन अलगू के पिता जो थे वो पुराने विचारों के मनुष्य थे, उस समय का परिचय देखिए। और उसमें कहा उन्होंने शिक्षा और विद्या की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा,
गुरु की सेवा भाव से, गुरु की सेवा करने पर उन्हें अधिक विश्वास था। उन्हें विद्या पढ़ने से और अभ्यास से नहीं आती है, गुरु की सेवा करने से आती है। इस पर उनके पिताजी का विश्वास था। लेकिन जो जुमराती शेख थे, जो जुम्मन मियाँ के पिताजी थे, और जो इस तरह के करते, वो आशीर्वाद के कायल नहीं थे। उनका विश्वास अपने मोटे सोटे पर था। यानी उस समय में जो पढ़ाई लिखाई होती थी तो गुरुजी लोग उसकी काफी छात्रों की पिटाई किया करते थे, उससे उनकी होती थी। नागार्जुन की भी एक कविता है कि मिनट मिनट पर लगा लगा कर क्या चार तमाचे गरता है मास्टर दुखराना आदम के सांचे। इस तरह की उनकी भी कविता है, मिलती जुलती पूरी बरवटम पंक्ति तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ, मिनट मिनट पर सात तमाचे चार तमाचे कुछ है, गरता है मास्टर दुखरान आदम के सांचे। तो ये मनुष्य को बनाने के लिए, गढ़ने के लिए उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी, जो लोग जिस ढंग से पढ़ाई लिखाई होती थी, उसकी खूब वो चर्चा करते हैं और उसके बाद इस कहानी को वो आगे बढ़ाते हैं। और इस शिक्षा का असर ये होता है कि उनके गुरु के आशीर्वाद से ही शिक्षा होती है, ये उन लोगों का मानना था। इस प्रकार से कहानी, कई इसके अच्छे प्रसंग हैं जो आगे बढ़ते हैं। और उस समय के भारतीय समाज के जिस प्रकार के चित्र इसमें लिए गए हैं, दिए गए हैं पंच परमेश्वर को, वो बड़ा ही सकारात्मक है। और इसको अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे वातावरण में है। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद यथार्थ से उतना नहीं टकरा पाते हैं जितना कि मैं यही सवाल आपसे करने वाला था कि प्रेमचंद की जब कहानियों को पढ़ते हैं तो एकदम हृदय के भीतर घुस जाती है कहानी कि ये वहां से चलती है, कितनी पीड़ा है, कितनी बेबसी है, कितनी संवेदना है ना, और सब विवश है, ये दिखाई पड़ता। कोई है, वो चाहे प्रकृति हो चाहे कोई और विलन हो, लेकिन इस कहानी में उस तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ है। इस कहानी में एक फिल्म, जिसे कहते हैं ना, फिल्मी ड्रामा बनाते हैं कि पहले इसने मारा उसके बाद उसने मारा, है ना। तो ये पहले इसने एक इंसाफ किया, उसके बाद उसने इंसाफ किया, बराबर हो गया। तो वो जो प्रेमचंद का जो टच हुआ करता है कहानियों में, वो इसमें नहीं दिखाई पड़ती, यथार्थवादी कहानी नहीं लगती है। रियल लाइफ, आप जो गांधी जी की बात कर रहे थे, गांधी जी की बात तो बहुत बाद में आती है, तो 1916 की कहानी है, तो उसके पहले ये कहानी लिख चुके हैं ये प्रेमचंद। क्या गांधी जी ने ये कहानी पढ़ी, एक सवाल ये भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमारी ट्रेनिंग जो है मोरल स्टोरी वाली है। हम आदर्शवादी जीवन जीने वाले, उच्च जीवन दर्शन से आने वाले लोग हैं। तो आदर्शवादी जीवन दर्शन जो गांधी भी अपना रहे थे और इस कहानी में भी परिलक्षित होता है। लेकिन यथार्थवादी कहानी अगर बनती है तो यथार्थ में इस तरह की कथा नहीं होती है, वहां दोस्ती भी निभा ली जाती है कि क्या करें। जिसे नमक का दरोगा ही आपने जब कहानी रखी थी तो उसमें क्या था, उसमें एकदम चित्रण था कि वो है और इस तरह से हुआ। तो बहरहाल इसको लेकर के आप क्या कह रहे हैं कि ये कहानी प्रेमचंद की अलग कैसे है? नहीं, एक तो पहली बात तो है कि एक तो प्रेमचंद उर्दू से आए थे और ये शुरुआत की कहानी है। इस कहानी के बहुत दिन के बाद नमक का दरोगा लिखी, 15 साल के बाद। तो प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार हैं और इसलिए भी महान है कि उन्होंने खुद को भी अतिक्रमित किया है। और इस कहानी में संपादन का भार उन पर नहीं था। बाकी कहानियों में उन्होंने खुद ही उसको, अधिकतर कहानियों को उन्होंने खुद ही संपादित किया है, या हूबहू छपे हैं या पहले उर्दू में छपे हैं। आप जानते हैं कि कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जिस पत्रिका के अंक में पहली बार छपा था, उसी में कहानी छपी थी प्रेमचंद की भी। तो बहरहाल देखिए कि इस कहानी में ये है कि वो आदर्श थे। लोग कहते हैं कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद या यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद प्रेमचंद लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं है। प्रेमचंद के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और वो चुनौतियां ये थी कि यारी और तिलस्म की जो कहानियां चलती थी, प्रेमचंद ने इसका उल्लेख भी किया है, तो जासूसी किस्म के उपन्यास, जासूसी किस्म के चीजों को लिखते थे। और चंद्रकांता संतति, आप तो फिल्म में रहे, चंद्रकांता संतति के जब उपन्यास थे, जब उसको पढ़ने के लिए लोग लाइन लगाए रहते थे, ऐसे यारी और तिलस्म की कहानियों से जनता को निकालना था। तो उन्हें जो निकालने का एक ही रास्ता था, वो रास्ता था पंचतंत्र वगैरह के हितोपदेश की कहानियों का रास्ता। और पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियों में आप देखेंगे कि वो उसी प्रकार की चीज है, क्योंकि वो एक सुखांत उसकी स्थिति होनी चाहिए। तो ये तमाम तरह की बातें हो करके, और जो संपादकीय टच के बाद कहानी इस रूप में आई और इस रूप में स्वीकार की गई है, तो इसे इसी रूप में लेंगे। ये कहानी असल में बुद्धि प्रधान नहीं, भावनात्मक कहानी है। और ये कहानी है कि इसके बहुत सारे इफ एंड बट हैं।
इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब अगर इस कहानी का वास्तविक मूल्यांकन हम करेंगे तो इसके मिरर इफेक्ट पर लाएंगे, इसको बोलते हैं मिरर इफेक्ट लाएंगे, तब देखेंगे कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। तो उस 1915-14 में काफी हताशा दुनिया में छाई हुई थी और फर्स्ट वर्ल्ड वार जारी था। उस फर्स्ट वर्ल्ड जारी में भारत में लोगों का निर्माण चल रहा था। 1915 तक गांधी जी भी आए ही थे और गांधी जी भी गांधी जी हुए नहीं थे। मैंने यह नहीं कहा कि गांधी जी ने इस कहानी को पढ़ा, मैंने ये कहा कि जो सामाजिक विडंबना है हमारी, वो हमारी राजनीतिक विडंबना कैसे बनी और विभाजन के समय में कैसे उसने एक भयानक दुर्घटना को अंजाम दिया। तो जो सामाजिक विडंबना हमारी जो सोशल आयरनी थी, वो पॉलिटिकल आयरनी में वही कन्वर्ट हो गई थी और जिसके खिलाफ इतना बड़ा आक्रोश लोगों को पैदा हो गया, वो गांधी हत्या तक के विचार पर चले गए। हालांकि बड़े क्या बताएं, बड़े धूर्त हैं, गांधी बध लिखते हैं, बध राक्षसों का होता है बाद, लेकिन ये जो लोग हैं ये गांधी बध लिखते हैं। इन्होंने गांधी बध का, इससे अधिक अपमानजनक बात क्या हो सकती है। तो प्रेमचंद अपने समाज को लिख रहे थे और कई जगह प्रेमचंद जब लिखते हैं जो होता है वह भी लिखता है साहित्यकार, जो होना चाहिए वह भी लिखता है। साहित्यकार अपनी आकांक्षाओं को भी शब्द देता है और अपनी अपनी मतलब समाज की मजबूरियों को भी स्वर देता है। ये कहानी पढ़ने में सुनने में बहुत अच्छी है कि आदमी को उत्तरदायित्व का जब ज्ञान होता है तो आदमी का जो भीतरी संकीर्णता जो है आदमी का वो खत्म है। इस कहानी में उन्होंने लिखा भी है कि जब उनका ये होता है, उन्होंने कहा था तो कहानी, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता है। तो ये जो खाला ने कहा कि बेटा, अभी भी बेटा ही कह रही है उनको भी कि उनको दोस्ती के लिए ईमान नहीं बेचता है, पंचों के दिल में खुदा बसता है, पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो हम खुदा की तरफ से निकलती है। ये बात तो कहती है, लेकिन ये सामाजिक बात है, ये खाला की निजी बात नहीं है। और इसी के कारण है कि जब प्रेमचंद आगे लिखते हैं कि अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है, ये उसके बारे में लिखते हैं। जुम्मन शेख के बारे में लिखते हैं कि जब जुम्मन शेख पंच के आसन पर पहुंचता है और उस बैल का पैसा दिलाने के लिए फैसला देते हैं, उस समय का बोलते हैं कि उनके सामने में उनके दिमाग में ये बात आई कि जो प्रेमचंद लिखते हैं कि अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। ये एक बहुत बड़ा लाइन है। किसी पर आप भरोसा कीजिए, किसी को जवाबदेही दीजिए और तब देखिए कि वो क्या करता है। तो ये उसमें में लिखा। और आगे प्रेमचंद सिंह लिखते हैं कि जब हम राहें भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बनता है, यानी कि उत्तरदायित्व का ज्ञान। प्रेमचंद के समय में आज हमारे यहाँ देखिए ना, अभी हमारे युवा लोग काफी आक्रोशित हैं, जंतर मंतर पर हैं, क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उत्तरदायित्व का ज्ञान मंत्रियों को हो। अगर जिन उत्तरदायित्व का ज्ञान जगाने के लिए तो कर रहे हैं कि आप उत्तरदायित्व का ज्ञान आपको हो तो आप इस्तीफा दें या अपनी कमजोरियों को, जो गलतियां उसी को स्वीकार करें और नहीं करें। तो यही सत्ता लेंगे, शक्ति लेंगे, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं लेंगे, जवाबदेही नहीं लेंगे। ये सभ्यता का बड़ा संकट है। तो ये पूरी कहानी उसी संरचना में रची गई है। जी जी बिल्कुल। तो एक आखिर बात जो मुझे समझ में आ रही है कि एक बड़ी हिट लाइन रही, आज भी लोग उसको बोलते हैं, पंच लाइन इसमें जबरदस्त, इसको सिनेमा में पंच लाइन कहते हैं कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। ये जो है आज भी, और मुझे लगता है कि आने वाले युगों युगों तक आदमी जब पंच पर जब कभी कहीं कुछ बात पे करता है, ईमान की बात जब आती है, न्याय की बात आती है, और न्याय के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिगाड़ की डर से ईमान की बात नहीं करोगे। ये लाइन जो है न्याय करने वाले लोगों के लिए, न्यायपालिका के लिए या सभ्य समाज के लिए कितनी बड़ी लाइन है कि मतलब सारे शास्त्र एक तरफ रख दीजिए और इस एक लाइन की बात कीजिए केवल कि संविधान में भी जिस न्याय की बात है, संविधान में भी पहले न्याय की ही बात है। इसका मतलब है कि हमारा समाज जो है वो अन्याय से घिरा हुआ है, भरा हुआ है, गुथा हुआ है। हमारे समाज में हर तरफ अन्याय ही है, इसलिए आदर्श हम देखते हैं, न्याय देखते हैं कि न्याय होना चाहिए। न्याय हो रहा है वो नहीं दिखाई पड़ता है, न्याय होना चाहिए।
लेकिन इसमें भी जो ये लाइन है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे, मतलब ईमान सबसे बड़ा है। ईमान गया तो सब कुछ चला गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। मुझे लगता है पंच परमेश्वर में सबसे बड़ी बात यही कहना चाह रहे हैं, एक आदर्श उपस्थित करना चाह रहे हैं। जी लेकिन आज भी स्थिति देखिए प्रफुल्ल भाई, जब जब नमक का तरोगा की बात है तब भी उन्होंने, प्रेमचंद जी ने ही जो है न्यायपालिका का वर्णन किया है कि वो जो पंडित अलोपीदीन उस अगाध वन के क्या शेर थे, है ना, उस वन के अगाध शेर थे, मतलब वहां कचहरी में सब उनके सामने सजदा होते थे। तो न्यायपालिका कैसी थी? आज भी न्यायपालिका का हाल देखिए कि अभी जो है खबर आ रही है कि मेदांता में शिफ्ट करने की के लिए हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है कि उनको मेदांता हॉस्पिटल सफदरजंग से शिफ्ट किया जाए सोनम वांगचुक को। तो ये जो चीजें है न्यायपालिका में, जो न्याय है जहां ठहरा हुआ है या कहिए न्याय जहां ठिठका हुआ है, वो लाइन बार बार सबके सामने खड़ी होती है। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे बेटा? नहीं कर पा रहे हैं लोग प्रफुल्ल भाई जी। जी, इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि ये लाइन जो है सो किसी भी नैतिक द्वंद का, नैतिक विडंबना का, ब्रॉड आयरोनी का पूरी सभ्यता में गूंजने वाला एकमात्र शब्द है, एकमात्र वाक्य है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करोगे। लेकिन इसके साथ ही जो पूछ की रात में हम लोगों ने जो सवाल प्रेमचंद के माध्यम से देखा था कि किसका राज है, ये जिसका राज होता है न्याय उसी के हिसाब से परिभाषित होता है। होता है, अगर बहुत सही राज बात। सही, तो प्रेमचंद इस सवाल को उठाते हैं, किसका राज है? जिसका राज होगा उसका न्याय उसी से परिभाषित होगा। और ये जान जाइए कि दुनिया अभाव से उतना उत्पीड़ित नहीं है जितना कि अन्याय से उत्पीड़ित है। दुनिया की मुख्य समस्या अन्याय है, न कि अभाव है। क्योंकि अभाव और सद्भाव तो प्रकृति ने दिया है। प्रकृति मनुष्य के हर अभाव को, जीवधारियों के हर अभाव को प्रकृति दूर करती आई है। लेकिन न्याय और अन्याय मनुष्य ने खुद सिरजा है। अन्याय का वातावरण मनुष्य ने खुद बनाया है। इसलिए मनुष्य के प्रकृति से जो संघर्ष होता है उसमें यह सवाल जबरदस्त होता है कि यह अभाव से उतना उत्पीड़ित नहीं है जितना कि अन्याय से, यानी कि प्राकृतिक रूप से उतना विपदाग्रस्त नहीं है जितना कि मानवीय आचरण से। जी, तो ये इस बिल्कुल, कहानी का बहुत सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने कहानी की। और आप तमाम साथी जो आप देख रहे हैं, हमने सोचा था कि आधा घंटा ही करें, 45 मिनट, 40 मिनट, 80, 50 मिनट बहुत बड़ा हो जाता है। एक सीटिंग में बैठना आसान नहीं होता है। तो वो हमने ये, इसलिए हमने कहानी को शॉर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथी जो देख रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम और बेहतर कर सके। और कौन सी कहानी पे चर्चा चाहते हैं ये भी लिखिए तो अच्छा लगे कि जी सर इसके बाद इस कहानी पे चर्चा कीजिए। तो आपकी पसंद की कहानियों पर अगर चर्चा करेंगे तो और अच्छा लगेगा। बाकी हम दोनों अपनी पसंद की कहानियां तो लेकर के आ ही रहे हैं। और हम बेसिकली इसमें ये भी ध्यान रख रहे हैं कि किस्सा कोई भी रहे और उसके आगे भी हम बात करें सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कि किस तरीके से वो कहानी है और किस तरह से हमारा समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई।